चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो आज हम क्या कहते हैं सितंबर 2021 बी लॉ बैच की जो है पहली क्लास हमारी इंशाल्लाह स्टार्ट हो रही है। तो हम चीज़ों को कुछ पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं और उसके बाद फिर जो है वो हम पढ़ेंगे। बेटा पहली बात तो ये है कि बी लॉ, लॉ, ऑडिट, कॉस्ट और R2 ये वो सब्जेक्ट हैं जो लेंथी है, मतलब ये वाकई जेन्युइनली लेंथी है। ऐसी चीज नहीं है कि हम कहें कि भाई कोई भी सब्जेक्ट छोटा बड़ा नहीं होता, या वो जिस तरह कोई भी धंधा छोटा बड़ा नहीं होता। नहीं बेटा, ये सब्जेक्ट वाकई ही लेंथी है, एक चीज। दूसरे नंबर पे बेटा लॉ और खास तौर पे ऑडिट, ये दो वो सब्जेक्ट हैं जिनका बाकी सब्जेक्ट से कोई लेना देना इस हिसाब से नहीं है कि आपने आंसर कैसे ड्राफ्ट करना है। मतलब इन दो का आंसर ड्राफ्ट करने का, इनको तैयार करने का, इनको प्रिपेयर करने का, समझने का तरीकाकार टोटली डिफरेंट है बाकी सब्जेक्ट से। मतलब आप स्ट्रेट पढ़ के इसको तैयार नहीं कर सकते। क्या आप कहें कि जी मैं बस इसकी रट्टा मार लूंगा, ऐसी तैसी फेर दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता, ये पास नहीं होगा। सेम इसी तरह किसी भी चीज को आप लॉ में लाइट नहीं ले सकते। दूसरे नंबर पे बेटा अभी कोई पता नहीं है कि न्यू पॉलिसी कब आ रही है। होपफुली के मार्च 2022 में शायद हो जाए, लेकिन आई कैप की तरफ से कोई वर्डिक्ट मौजूद नहीं है कि ये कब इंप्लीमेंट होगी। लेकिन एक बात तय है कि अगर ये इंप्लीमेंट हुई और सब्जेक्ट इसके अलहदा हो गए, सब्जेक्ट इसके सेपरेट हो गए, इसके कंपनी लॉ अलहदा हो गया, तो यकीन करें कि ये 60% ज्यादा मुश्किल हो जाएगा पास करना। तब बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आपने अभी वो मॉड सी डी वाले नहीं देखे जब ये कंपनी लॉ और एमला अलहदा हुआ करता था। उसके बाद बेटा लॉ खास तौर पे एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप इसे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं तो भाई बहुत ही लकी हैं, नहीं तो बहुत कम चांस होता है कि ये फिर 2 या 3 अटेम्प्ट दिलवाए बगैर निकल सके। मतलब ये एक बार फंस गया तो भाई फंस गया। लिहाजा कोशिश करनी है हमेशा कि इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालें। ठीक है, ये एक वो सब्जेक्ट है, इसके ऊपर हमारे ऐसे स्टूडेंट भी हमने देखे हैं जो 5-5 6-6 अटेम्प्ट है, और एक ऐसा भी हमारा दोस्त, हमारा कोलीग जो है वो मौजूद है जो बेचारा इस लॉ के ऊपर डिस्क्वालीफाई होकर बैठा है। तो लिहाजा बेटा अच्छा, अब हम बात करते हैं कि लॉ को पढ़ने के लिए क्या चाहिए। बेटा इसके लिए आपका क्रिटिकल माइंड चाहिए। मतलब वो नहीं होता, मैं हर बार ये कहता हूँ, हर बार ये कहता हूँ कि अगर आपने लॉ पास करना है तो वो जो ट्रेजर हंट या इस तरह की एडवेंचरर मूवीज है ना, वो देखा करें, जिसके अंदर पहेलियां सुलझाई जाती हैं, लिंक्स बनाए जाते हैं और कड़ी में से कड़ी निकाली जाती है। वो चीज जो है वो लॉ के अंदर है। आपको ऐसे सोचना होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप चैप्टर 11 पढ़ गए हैं तो आप इसे छोड़ देंगे, चैप्टर 12 कोई अलहदा चीज है। नहीं बेटा, हम चैप्टर 16 पे भी बैठे होंगे तो चैप्टर 11 बीच में से रेलिवेंट होगा, और क्लास में मैं किसी भी वक्त पीछे से क्वेश्चन कर सकता हूं। मतलब मेरी एक आदत है कि मैं कभी भी ये नहीं होता कि भाई आगे जा रहे हैं तो पीछे छोड़ दो। हम चैप्टर 12 में होंगे तो चैप्टर 11 पीछे से रिवाइज होगा आपका। हर टॉपिक, हर पॉइंट जो है वो हम पीछे से रिवाइज करेंगे। लॉ को पढ़ने की बेटा स्ट्रेटजी हमारी सिंपल होगी कि इसके दो पोर्शन है, एम लॉ और सी लॉ। दो पोर्शन है, कंपनी लॉ का और मर्केंटाइल लॉ का। इसकी अगर हम बात करें तो बुक के अंदर इसके ऑलमोस्ट कोई 200 पेजेस हैं, इसके कोई 300 पेजेस हैं। ठीक है, वेटेज दोनों का 50-50 मार्क्स का है। दोनों में से ही 15% इसमें से एमसीक्यूज हैं, 15% इसमें से एमसीक्यूज होने हैं, और 35% इसका थ्योरी बेस्ड है, 35% इसका थ्योरी बेस्ड है। अच्छा, अब इसमें से ये तो पहले भाई बिल्कुल ध्यान से निकाल दें कि 15 नंबर के जो 30 नंबर के एमसीक्यूज आने हैं वो तो भाई हमने कर ही लेने ना, हलवा होना है। ऐसा नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन से एमसीक्यूज का होना ज्यादा मुश्किल है। वजह देखो बेटा, पहले एक क्वेश्चन जो वो 3 मार्क्स का पूछा करता था, अब वही क्वेश्चन 1 नंबर का एमसीक्यूज में पूछ रहा है। जहां पे पहले वो टोटल 20 एक क्वेश्चन किया करता था, अब उसके पास 40 से 45 क्वेश्चन पूछने का मार्जिन मौजूद है। तो लिहाजा वो अब पेपर ज्यादा टफ हो चुका है एमसीक्यूज आने के बाद। जो क्वेश्चन पहले 3 नंबर का था अब 1 नंबर का पूछेगा। उसके अलावा बेटा अब अगर हम बात करें तो इसके चैप्टर 11 से लेके चैप्टर 16 तक, ये जो 6 चैप्टर हैं ये क्या कहते हैं, कंपनी लॉ से रिलेटेड है। इनका टोटल वेटेज मैंने कहा कि 200 पेजेस हैं, लेकिन अगर हम इनके नोट्स देखें तो वो तकरीबन 100 पेजेस के बनते हैं। और कोई भी नोट ऐसा नहीं है 12-13 पेजेस से ज्यादा को, ज्यादातर 10 पेजेस है। ठीक है, 100 से ऊपर इसके पेजेस नहीं हैं जो हमने याद करने। उसके बाद बेटा जो कंपनी लॉ का पोर्शन है ये एक तो सब्सटेंशियली शॉर्ट है एम लॉ की निस्बत, और दूसरे नंबर पे बेटा ये मार्क्स स्कोरिंग टॉपिक है।
मतलब इसके अंदर से मार्क्स ज्यादा आप स्कोर कर सकते हैं। इसके अंदर से जो क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली वो स्ट्रेट होते हैं और आपने देखे हुए होते हैं। अगर आपका कंपनी लॉ 100% तैयार है तो फिर 80% चांस है कि आपका पेपर निकल जाएगा। तो लिहाजा सबसे पहले हमारी अप्रोच ये होगी कि हम 30 लेक्चर के अंदर मैक्सिमम कंपनी लॉ कवर कर लें। हमारे टोटल लेक्चर कोई 90 टू 100 आवर्स के होंगे। अब 90 से 100 लेक्चर्स के दरमियान हमारा एक सिलेबस पैटर्न रहेगा। हम पहले 30 लेक्चर्स के अंदर कंपनी लॉ कवर कर लेंगे। उसके बाद बेटा हमारा सिर्फ एक काम होगा कि हम इसको पक्का करते रहें। अब अगर हम देखें तो कंपनी लॉ 11 से लेके 16 तक कंपनी लॉ है, ये 50 नंबर का है। उसके बाद एम लॉ का चैप्टर 1 ये 6 नंबर का है, ये तकरीबन होंगे कोई 6 पेजेस। इसी तरह अगर हम बात करें चैप्टर 10 ये 15 मार्क्स का है, चैप्टर 9 भी 15 मार्क्स का है। तो भैया हमारा तकरीबन 85% सिलेबस जो है वो 6, 7 और 8 इन 8 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है। जबकि पीछे मौजूद तकरीबन 6 या 7 चैप्टर जो हैं वो टोटल मिला के 10 से 15 नंबर उनका वेटेज है। तो लिहाजा हमारी बेटा अप्रोच ये होगी कि जैसे ही हम कंपनी लॉ जो है वो 50 मार्क्स का है वो हम 30 लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो जब उसके बाद हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे तो हम कंपनी लॉ के साथ में टेस्ट भी स्टार्ट करेंगे और साथ में रिवीजन भी स्टार्ट होगी। वैसे तो नॉर्मली साथ साथ हमारे टेस्ट होते रहेंगे, लेकिन कंपनी लॉ खत्म होने के बाद फिर जब हमारी टेस्ट या रिवीजन स्टार्ट होगी वो थोड़ी एक्सटेंसिव होगी। मतलब उसमें हमारे पास पेपर भी हमारे कवर होंगे, हमारे रिवीजन भी कवर होगी। उसके बाद बेटा हमने चैप्टर 1 करने के बाद चैप्टर 10 करना है और चैप्टर 9 करना है। जब तक ये हमारे तीनों चैप्टर कंप्लीट होंगे हमारी कंपनी लॉ की रिवीजन कंप्लीट हो चुकी होगी। उसके बाद जो ये दरमियान वाले 7 चैप्टर हैं इन पे आके हमें अपनी पेस स्लो कर लेनी है। मतलब ये सिर्फ पढ़ने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं चैप्टर इसके अंदर वो हम करेंगे। 10 से 15 नंबर के वेटेज के ऊपर हम ज्यादा फोकस या ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि हमारी कोशिश होगी कि ये 50 और ये 35 नंबर का पोर्शन जो है ये हमारा कंप्लीट होना चाहिए। तो लिहाजा कंपनी लॉ खत्म होने के बाद ये चैप्टर खत्म होंगे जब कंपनी लॉ की रिवीजन पास पेपर कंप्लीट हो चुका होगा। फिर जब हम चैप्टर 2 से लेके 7 8 तक जाएंगे, स्टार्ट करेंगे 7 8 चैप्टर तक, तब हम फिर इन 3 चैप्टर्स की रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। इस दौरान बेटा अगर कहीं पे आपके लेक्चर मिस होते हैं या स्किप होते हैं, पहली तो बात है कि ऐसी गलती नहीं करनी। ठीक है, आप पेपर पास करें या इससे ना करें, लेकिन आप अपनी फीस कम से कम हलाल करें। आपके माँ बाप की हलाल की कमाई होती है पुत्र, और उसका कम से कम थोड़ा सा एहसास कीजिएगा। आपके अपने 6 महीने पता नहीं आपके लिए कितनी वर्थ रखते हैं, लेकिन मेरा रिजल्ट मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिहाजा रिजल्ट तो पुत्र आपको देना ही पड़ेगा एट द एंड। ठीक हो गया? नहीं तो फिर मैं आपके घरों में शिकायत लगाऊंगा इंशाल्लाह। वो जो भी पॉसिबल तरीका होगा उससे की जाएगी। खैर, तो इस तरीके से जो है वो हम अपना इंशाल्लाह कोर्स जो है, हमारा कोर्स जो होता है वो तकरीबन 70 लेक्चर्स में कवर हो जाता है। ठीक है, इसमें अलावा बाकी जो हमारे लेक्चर्स होते हैं वो ज्यादातर रिवीजन के होते हैं, पास पेपर डिस्कशंस होती हैं, और उसके अंदर हमारे टेस्ट डिस्कशंस होती हैं, एग्जाम फोकस्ड क्लासेस होती हैं, और बाकी सारा जो अला बला है वो कुछ होता है। अच्छा, अब हम बात करें बेटा लॉ के अंदर, तो लॉ के अंदर 30% आपका नॉलेज मैटर करता है। बस पेपर पास करने के अंदर सिर्फ 30% आपका नॉलेज मैटर करता है कि आपको आता है। 70% जो है वो कुछ और ही चीज है जो मैटर कर रही होती है, वो है आपकी ड्राफ्टिंग। आपने आंसर ड्राफ्ट कैसे करना है, आपने क्वेश्चन को लिंक कैसे करना है, क्वेश्चन पढ़ना कैसे है, क्वेश्चन अंडरस्टैंड कैसे करना है। ये सबसे बड़ी टेक्निक है कि क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना ही सबसे बड़ा मसला है। अब मैं आपको एक छोटी सी ना बात बताता हूं, हमारा दिमाग हमारे साथ क्या गेम करता है। असल मसला है हमारे माइंड के साथ। कभी आपने देखा है कि इस तरह होता है कि फेसबुक के ऊपर मीम चल रहे होते हैं, कोई वर्ड होता है और उसके अंदर 2 4 वर्ड मिसिंग होते हैं या आगे पीछे होते हैं, लेकिन हम पूरा वर्ड एज इट इज पढ़ लेते हैं जिस तरह के उसका होना चाहिए। यस सर। ऐसा होता है यस ना? सर। वैसा किस लिए होता है? हालांकि उसके अंदर स्पेलिंग गलत होते हैं, लेकिन हम फिर भी करेक्ट वर्ड पढ़ रहे होते हैं। वजह बेटा उसकी वजह माइंड ये ऐसे ही होती, ट्रेन हो जाता है। हाँ बेटा वजह उसकी ये होती है कि हमारा माइंड कभी भी पूरी चीज नहीं पढ़ता। ये क्या करता है? ये सिर्फ कुछ निशानियां देखता है। मतलब हमारा माइंड क्या करता है कि एक पैराग्राफ है ना, उसके अंदर देखेगा फिमिलियर वर्ड कौन से हैं, और उस हिसाब से वो ऑर्गेनाइज करके हमें आंसर दे देता है, जी ये इसका आंसर है। हमारा माइंड हमें वो चीज बताता है जो उसे पता होती है, ना कि वो चीज बताता है जो असल में लिखी हुई है।
मतलब आपने हम सुनते हैं कि यार तुम क्या कहते हैं ना, अपनी मतलब का ही बस बात समझ रहे हो, अपने मतलब के लिए ही समझ रहे हो, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो नहीं समझ रहे। ऐसा होता है कभी कभी आपको फेस होता होगा सिचुएशन कि आप किसी को कुछ समझाने जा रहे हो, वो सिर्फ अपने मतलब की बात समझ रहा होता है, बाकी नहीं समझ रहा होता। Yes, sir. ऐसा होता है जी ना। सर। उसकी वजह ये है कि हमारा माइंड जो है ना, वो जस्ट क्या करता है, कुछ निशानियां पूरी करता है और हमें बता देता है कि जी ये इसका आंसर है। यही हाल हमारे साथ क्वेश्चन में होता है, एमसीक्यूज में। जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं, वहां पे क्या होता है, 5-6 लाइनें लिखी हुई हैं। हमने पढ़ना शुरू किया, हमारा माइंड क्या करेगा, वो चीजें पिक करना शुरू कर देगा जो उसे आती हैं। वो यहां से भी एक पॉइंट पिक किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। 5 पॉइंट उसने ऐसे पिक किए जो उसको आते थे। उसने एट द एंड आपको ऑर्गेनाइज करके बताना है, जी ये देखो 5 निशानियां पूरी हो रही हैं भाई, इसका आंसर तो है यही, लिख दो। हम क्या करते हैं कि वही बात समझते हैं, जी हमें आता है, बाहर आकर कर दो पेपर बहुत शानदार, हमने सारा बेहतरीन किया है, हमने सारा कुछ ठीक लिख के आए। भाई आप वो लिख के आए होते हो जो आपको आता होता है, बल्कि वो नहीं लिख के आए होते जो आई क्या मांग रहे हैं आपसे। आपका माइंड जो है वो हमेशा आपको सबसे ज्यादा धोखा देता है। ये वो चीज बताएगा जो उसे आती है। ये क्या करेगा, 5 निशानियां देखेगा क्वेश्चन के अंदर, आपको बता देगा जी फलाने टॉपिक का ये क्वेश्चन है। आपने कुछ नहीं देखना, आओ या ताओ, एग्जाम में बैठे होते हैं, एग्जाम का प्रेशर इतना होता है और आपने लिखना शुरू कर देना है, 1.5 पेज भर देना उसका, और दोबारा जहमत भी नहीं करनी क्वेश्चन पढ़ने की। तो लिहाजा बेटा इसका क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना सबसे पहली टेक्निक है। जब भी क्वेश्चन पढ़ें एग्जाम के अंदर बेटा, आपने हमेशा उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना, हमेशा। ये एक आदत बना लें, कोई भी सब्जेक्ट हो। हम कोई वास्को डे गामा के बच्चे नहीं है कि हमारी अंग्रेजी इतनी स्ट्रांग हो कि एक बार पढ़ के हम कहें कि ले जी ये तो कोई मसला ही नहीं, हमें तो आता है सारा। हमेशा क्वेश्चन को उर्दू में ट्रांसलेट करें और उसके बाद अंडरस्टैंड करें कि वो आपसे मांग क्या रहा है। क्या वो आपसे प्रोविजन मांग रहा है जो आपका माइंड कह रहा है आप लिखो। बाज़ औक़ात होता ही है कि भाई वो प्रोविजन मांग ही नहीं रहा होता। 1 मिनट दीजिए। बच्चे लिंक शेयर नहीं हुआ, खैर। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि वो प्रोविजन मांग ही नहीं रहा होता, वो कुछ एक्सप्लेनेशन मांग रहा होता है, या वो ये कह रहा होता है कि इस प्रोविजन के मुताबिक मुझे ये सिचुएशन डिस्कस करके बता दो। हम वहां पे लॉ की प्रोविजन लिख के आ जाती है जो हमारा रट्टा लगा होता है। तो लिहाजा पूरे आईकैप के लॉ के पेपर के अंदर सिर्फ 30% पोर्शन वो होता है जहां पे हमने प्रोविजन या रट्टा लिखना होता है। 70% जो चीजें हैं वो वाली होती हैं जो आईकैप डिमांड कर रहा होता है क्वेश्चन में। तो 2 चीजें हमेशा ध्यान में रखिएगा। पहले नंबर पे अपने दिमाग पे भरोसा नहीं करना भाई, कि जो वो आंसर बता रहा है वो ठीक बता रहा है। वो सिर्फ वही बताएगा जो उसे आता है, वो नहीं बताएगा जो पूछा जा रहा है। दूसरे नंबर पे एक बात ये ध्यान में रखें, हमारा दिमाग दुनिया की सबसे आलसी तरीन चीज है। आलसी का मतलब आता है सबको, पता है ना आलसी का मतलब। तो लिहाजा हमारा दिमाग इस दुनिया की सबसे आलसी तरीन चीज है। मतलब जब तक आप इससे कोई चीज पूछोगे नहीं, ये नहीं बताएगा। मतलब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, बेटा इस टाइम आपके जहन में क्या चल रहा है, कोई मुझे बताए, कोई अच्छी वाली चीज। बस पेपर पास हो जाए, पेपर पास हो जाए। क्या सिर्फ आपके माइंड में इस टाइम यही पेपर ही मौजूद है और कुछ मौजूद नहीं है? क्या आपने जिंदगी में कभी कुछ नहीं देखा? अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं कि मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, आपके घर के गेट का रंग क्या है? ऑरेंज। हाँ, ये मुझे आपने अब क्यों बताया? पहले तो मैंने पूछा ना आपके माइंड में क्या है, तो आपने कहा पेपर है। ये क्यों नहीं था? ये भी तो आपके माइंड में मौजूद था। बेटा इसकी वजह यह है कि ये जब तक आप दिमाग से पूछेंगे नहीं, वो बताएगा नहीं। ऐसी बात है ना? यस सर। कभी भी माइंड ऐसा नहीं करेगा कि आप ऐसे बैठे और हाँ, ये होगा कि एग्जाम सेंटर में वो चीजें बताएगा जो आप नहीं पूछ रहे होते, वो नहीं बताएगा जो आप पूछ रहे होंगे। तो लिहाजा मैंने आपसे पूछा कि आपके गेट का कलर क्या है, तब आपके माइंड ने आपको बताया कि जी हमारे गेट का कलर ये है। हालांकि दिमाग में ऑलरेडी मौजूद था। लिहाजा हमारा दिमाग दुनिया की सबसे आलसी मखलूक है। इससे जब तक पूछोगे नहीं, ये नहीं बताएगा। तो लिहाजा एग्जाम में भी अगर ये खुद से कोई चीज बता रहा है आपको, तो समझ जाएं कि वो गलत बता रहा है, या ये वो चीज बता रहा है जो उसे आती है। लिहाजा एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ के उससे पूछें कि भाई ये निशानियां पूरी हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि नहीं है। फिर अगर वेरीफाई होता है उर्दू में ट्रांसलेट करने के बाद, तो उसकी बात आपने माननी है, नहीं तो नहीं माननी। लॉ के अंदर सिर्फ वर्डिंग की गेम होती है। यहाँ पे वर्ड आगे पीछे करके वो आपको कंफ्यूज कर देता है एग्जाम पेपर पैटर्न के अंदर। ठीक हो गया? ओके।
हमारी अच्छी खासी डिस्कशन हो गई अब, तो अब आज हम थोड़ा सा जो है एक इंट्रो ले लेते हैं इसका, क्या कहते हैं, अपने कंपनी लॉ चैप्टर 11 का शुरू करते हैं थोड़ा सा, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह जो है आज की क्लास हम वाइंड अप करेंगे, कल से फिर हम प्रॉपर इसकी क्लासेस को मूव करेंगे। ओके, चैप्टर 11 बेटा, कंपनीज एक्ट हमने जो पढ़ रहे हैं बेटा वो कहलाता है कंपनीज एक्ट 2017। कंपनी लॉज पहले मौजूद थे, लेकिन कंपनीज एक्ट 2017 जो कि कंपनी में अप्रूव हुआ, 2017 में अप्रूव हुआ, वो कहलाता है कंपनी। वर्ड है कंपनी बेटा। कंपनी क्या होती है, कोई मुझे समझाएगा कंपनी क्या होती है? देखिए बेटा, जब भी दो से ज्यादा लोग मिलके पैसा डालते हैं और एक दूसरे के साथ मिलके कोई काम शुरू करते हैं, चंद लीगल कंडीशन फुलफिल करने के बाद वो कंपनी बन जाते हैं। अब अगर लॉ की नजर में देखें तो कंपनी एक शख्स है। मैं आपको सिंपल ना आपसे एग्जांपल देता हूं, हम आपकी ही एग्जांपल लेंगे कि ये एक बंदा है, मिसाल के तौर पे ये हादी है, ओके, ये हादी है। हादी की एज के 3 फेज हैं। एक फेज है इसका 12 साल की उम्र, दूसरा फेज है इसका 18 साल की उम्र, तीसरा फेज है 18 साल के बाद की उम्र। 18 साल जैसे ही कंप्लीट हो गए उससे आगे, मतलब 19 साल कर लें। इसकी लाइफ के ये 3 फेज हैं। इसी तरह बेटा जब भी कोई बिजनेस होता है ना, उसकी भी 3 तरह की कारोबार या बिजनेसेस होते हैं। एक बिजनेस होता है सोल प्रोप्राइटर, ये आपकी लाइफ का वो फेज है जिसमें आप 12 साल के। उसके बाद आता है पार्टनरशिप, ये आपका वो फेज है जब आप 18 साल से नीचे हैं लेकिन किसी हद तक मैच्योर है। उसके बाद आता है कंपनी, जब आप 18 साल क्रॉस कर गए, मतलब आप फुली मैच्योर हो गए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि इन बिजनेसेस का इस तरह मैंने आपकी एज के साथ क्यों मुवाजना किया। देखो बेटा, जब आप 12 साल के थे, आपको याद होगा कि आप शैतानी करके भाग जाते थे, किसी की लाइट तोड़ दी, किसी की बेल खड़का के भाग गए, कुछ भी होता था, या आपने किसी का नुकसान कर दिया, तो क्या कभी उस शख्स ने आपको पकड़ के आप अपना नुकसान आपसे रिकवर किया था? कोई किसी ने शरारत की हो तो बताया मुझे। नो सर, नहीं किया। नहीं किया था। तो क्या होता था, जब आप 12 साल की उम्र तक कोई शरारत करते थे तो वो शख्स क्या करता था? अगला कंप्लेन करता था, घर आता था, आपके अब्बू के पास आता था। मतलब 12 साल की एज में आपका अलहदा से कोई वजूद ही नहीं था, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं थी। आप कोई काम करते थे, आप कोई हरकत करते थे, अगला शख्स आपके अब्बू को आके ब्लेम करता था। मतलब आपके हर काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो आपके अब्बू की थी। ऐसी बात है? जी सर। ओके, उसके बाद आप बड़े हुए 18 साल तक या 15 साल की एज में, अब आप कब सारे बड़े हो गए, आपकी हल्की हल्की दाढ़ी मूछ भी आ गई है। अब आप अगर किसी का नुकसान करते हैं, अगला आपको पकड़ लेता है, तो अब क्या करेगा वो? खर्चा लेगा, नुकसान भरवाएगा। नुकसान आपसे नहीं भरवाएगा, नुकसान तो वो अभी भी आपसे नहीं भरवाएगा। हाँ, आपको एक दो चपेड़े तो रख सकता है ना। अब आप बड़े बच्चे हैं, वो ये कहेगा दाढ़ी आ गई है, कुछ शर्म कर, इतना बड़ा खोते जितना हो गया और अभी तक ये काम कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी आपके अब्बू के पास लेके जाएगा। मतलब आप खुद याद कर लें, एफएससी में जब आप 18 साल के नहीं हुए थे, आप जब एडमिशन लेने गए थे, आपसे आपके वालिद का नाम पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था? पूछा गया था। आपके अब्बू को साथ लेके गए थे कि नहीं लेके गए थे? लेके गए थे। मतलब यहां पर भी आपके अब्बू आपसे आजाद नहीं है, मतलब आपकी कोई सेपरेट पहचान नहीं है। अभी भी किसी हद तक आप खुद, आप चपेड़ों चपूड़ों की हद तक रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन उससे ज्यादा वो आपका कुछ नहीं कर सकता। लेकिन बेटा जैसे ही आपने 18 साल क्रॉस किए, आप किसी भी सीए के कॉलेज में गए, आपने वहां पे जाके एडमिशन लिया, किसी ने आपसे पूछा कि भाई आपका अब्बा कौन है? नो सर। नहीं। किसी ने कहा कि अब्बू को लेके आओ, नहीं तो हम दाखिला नहीं देते? नो सर। बल्कि यहाँ तो आप गए होंगे, कॉलेज वालों से पूछा होगा सीए क्या है, वो कहते जी ये सीए, बस आप आए 1.5 साल में जनाब जी, क्या कहते हैं, 6 महीने में आप एएफसी निकालें, अगले 1.5 साल में इंटर निकालें, 4 अटेम्प्ट केपीएमजी में आपकी इंटर्नशिप हो जाएगी, 3.5 साल में आप क्वालिफाई करें, ये लें भाई, ये आपकी 2 लाख सैलरी और गाड़ी आपकी बाहर खड़ी है, बाप हमें फीस दे दो 50-60 हजार, ऐसे ना। Yes, sir.
किसी ने आपसे ये नहीं पूछा होगा कि आपका अब्बू कौन है या आप अपने अब्बू को बुलाएं। वजह क्या है कि बेटा अब यहां पर आकर आपके किसी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अब्बू के ऊपर नहीं है। आपका आईडी कार्ड बन चुका है, क्या आप अपनी सिम निकलवा सकते हैं तमाम लोग? यस सर। बिल्कुल निकलवा सकते हैं। क्या आप किसी बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं? बिल्कुल है सर। बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आप किसी शख्स के ऊपर केस कर सकते हैं? यस सर। बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कोई शख्स आपके ऊपर केस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। अब बेटा ऐसा नहीं होगा, 18 साल के जब आप होगे ना, अब चीजें चेंज हो गई है। अब आप अपने हर काम के लिए खुद एलिजिबल हो जाएंगे। मतलब अब आपकी एक अलहदा पहचान होगी। तो यही कंसेप्ट है कंपनी का कि कंपनी एक ऐसा बिजनेस सेटअप है जो अपने ऑनर से, जो अपने अब्बू से एक अलहदा आइडेंटिफिकेशन रखता है। आपकी पहचान इस वक्त क्या है? मैं आपको साबित करता हूं। मैं आपसे पूछता हूं कि भाई कौन मौजूद है यहां पर? चौधरी हमजा, मोहम्मद शफकत, मुजम्मिल। हाँ मुजम्मिल आ गया बेटा। मुजम्मिल आवाज आ रही है आपको बेटा? यस सर, आवाज आ रही है। ओके तो बेटा मुझे एक बात बताओ कि मैं आपको कहता हूं आप अपनी पहचान साबित करो कि आप मुजम्मिल हो, आप कराची के रहने वाले हो और आप इंसान हो। आप कैसे साबित करोगे? सर आईडी कार्ड से। शाबाश, आप अपना आईडी कार्ड दिखाओगे। तो लिहाजा किसी भी शख्स की पहचान उसका आईडी कार्ड होता है। तो लॉ कहता है कि कंपनी भी एक अलहदा सेटअप है अपने अब्बू से, तो लिहाजा इसकी भी कोई अलहदा पहचान होनी चाहिए ना? बिल्कुल सर। बिल्कुल होनी चाहिए। जाहिर बात है कि ना, हमें कोई शख्स आके कहते हैं जी मैं कंपनी हूं, हम कहेंगे अपनी पहचान कराओ। अब वो कुछ ना कुछ तो साबित करेगा ना कि भाई ये चीज देखो, मैं एक अलहदा कंपनी हूं। तो उसका कंपनी का भी एक आईडी कार्ड होता है जिसको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट कहा जाता है। तो लिहाजा बेटा देखो, सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप ये दो वो बिजनेस हैं जिनकी अलहदा कोई पहचान नहीं होती। मतलब इनका मालिक, इनका अब्बू जो होता है वो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल होता है। जबकि कंपनी एक ऐसा सेटअप है बेटा, जब आप 18 साल के हुए तो मुझे बताएं आपका अब्बू आपको शनाख्ती कार्ड बनवाने ले गए थे? आपके अब्बू यस सर। क्यों लेके गए थे? उस टाइम मुझे बताएं वो आपका शनाख्ती कार्ड, उन्हें क्या जल्दी थी ऐसी है, क्या ऐसी अखीर मची हुई थी कि उन्होंने आपका आईडी कार्ड बनवा दिया? वजह सर बस वो एज हो गई थी और उन्हें नहीं पता पूछा? था कि आगे जाके। हाँ, आगे वाले मामला उनको पता चल गया था कि भाई अब बड़े भाई साहब बड़े हो गए हैं, इन्होंने गुल खिलाने हैं और मैं पिछले 18 साल इनकी हर शैतानी, हर पंगे की चटियां भर भर के तंग हो चुका हूं। इस भाई का अलहदा से आईडी कार्ड बना के इसे मेरे से अलहदा कर दो। तो आपके अब्बू ने यस सर। क्या किया? आपके अब्बू ने आपको पकड़ा, आईडी कार्ड नादरा के ऑफिस ले गए, उन्होंने कहा जी ये मेरा पुत्र है, इसका आईडी कार्ड बना दो। अगले पहले आपकी शक्ल को देखा उसने टिका के, फिर उसके ना आपके अब्बू की शक्ल को देखा। आपके अब्बू की शक्ल पे बजे 12 साफ बता रहे थे कि ये भाई बहुत तंग है आपसे। लिहाजा उसने कहा जी इसका नाम बताया। अब ये जो 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 वर्ड मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, जो जो क्वेश्चन, ये सारे आपके सिलेबस का पार्ट हैं, ये आपको याद होने चाहिए। रेस्ट ऑफ द सिलेबस में आपसे ये चीजें पूछूंगा। सबसे पहले उसने क्या पूछा? आपका नाम पूछा। आपने अपना नाम बताया जी मेरा नाम मुजम्मिल है। उसके बाद यस आपके अब्बू का नाम पूछा गया। आपके अब्बू का नाम क्या है मुजम्मिल? सर, मुश्ताक अहमद। मुश्ताक अहमद। आपके अब्बू ने कहा जी मुश्ताक अहमद मेरा नाम है जी, मेरा बेटा है। वो कहता है जी कंफर्म है? वो कहते हैं जी बिल्कुल। वो कहते हैं जी आपको इस पर कोई शर्मिंदगी? वो कहता है जी शर्मिंदगी ना होती तो मैं आईडी कार्ड बनवाने आता, जान छुड़ाने आता। खैर, तो लिहाजा उसने कहा कि भाई इसका नाम ये है, नाम पूछा। उसके बाद उसने एक और चीज वेरीफाई की। मुझे बताएं बेटा, आज तक आप में से किसी ने भैंस का आईडी कार्ड बना हुआ देखा है? नो सर। फिर भी बताओ तो सही, किसी ने शायद देखा हो। भैंस का आईडी कार्ड क्यों नहीं होता भाई? चौधरी हमजा साहब, हादी आपने देखा? नो सर। वाजिद का माइक कौन है? वाजिद किसी भैंस का आईडी कार्ड देखा हो? नो सर। नहीं देखा। तो बेटा एक बात तो हमें हालात और वाकयात को देखते हुए साफ जाहिर है कि आईडी कार्ड सिर्फ इंसान का होता है। ऐसी बात है ना? यस सर। क्या मुजम्मिल आपसे उसने पूछा था कि आप इंसान हो? नो सर, पूछा तो नहीं नहीं था पूछा। सर, लग रहा था। उसने देख के वेरीफाई किया कि ये जो ढांचा मेरे सामने चलता फिरता खड़ा हुआ है भाई साहब, ये इंसान ही होगा।
पहले नंबर पे उसने नाम वेरीफाई किया, दूसरे नंबर पे आपके फादर का नाम वेरीफाई किया, थर्ड नंबर पे उसने आपके एड्रेसेस वगैरह किए होंगे, चौथे नंबर पे जनाब जी उसने आपका फिजिकल स्ट्रक्चर जो है वो वेरीफाई किया कि आप इंसान हो, फिर आपके उसने अंगूठे वगैरह लगाए, आपकी एजुकेशन पूछी, और एक चीज जो है उसने नहीं पूछी, लेकिन मैं इसको ऐड कर देता हूं कि उसने आपके अब्बू से पूछा कि भाई इसके नाम पे आप कितना पैसा रखना चाह रहे हो, आखिर अपने आप से अलहदा कर रहे हो, कोई विरासत कोई जायदाद तो आएगी ना आपके हिस्से में। आपके अब्बू ने कहा जी देखो मैंने 6 लाख टोटल जिंदगी में कमाया है, बेटा ये बंद करो एनोटेशन, एक मिनट, ओके मुझे इसको वो करने दे क्लियर। अच्छा, आपके अब्बू ने, जाहिर बात है आपके अब्बू ने कहा कि जी बेटा मैंने 6 लाख सारी जिंदगी में कमाया है, मेरे 3 बेटे हैं, तो 2-2 लाख मैंने सारों को दे दिया, तो भाई इस मुजम्मिल का भी ये 2 लाख रुपया मेरे से लो, यही 2 लाख था जो मैंने इसे दे दिया, आज के बाद मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, बस ये 2 लाख है भाई, से ये कुछ बन जाए या बिगड़ जाए यही इसका है, कल को अगर ये कहीं पे चोरी करता है, डाका करता है, किसी के साथ फ्रॉड करता है, किसी से पैसे लेके भाग जाता है, किसी को इसके ऊपर केस कर देता है, मेरे पास ना आना, बस मैंने ये 2 लाख दे दिया इसको, मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई, यही सिचुएशन है बेटा। यस सर। सेम इस तरह बेटा कंपनी होती है। अब हम कंपनी को रिलेट करते हैं आपके साथ, जब भी आप कोई कंपनी बनाते हैं इसका मतलब ये होता है कि भाई ऑनर चाहता है कि कंपनी जो मेरा बिजनेस है वो मुझसे अलहदा हो, ऐसी बात है। यस सर। तो खुद से अलहदा करने के लिए अगर कोई शख्स एक अपने बेटे को खुद से सेपरेट करना चाहता है तो वो क्या बनवाता है? आईडी कार्ड। आईडी कार्ड बनवाता है, शाबाश। इसी तरह जब कोई शख्स बिजनेस को अपने से अलहदा करना चाहता है वो बिजनेस का आईडी कार्ड बनवाता है। तो इंसानों का आईडी कार्ड कहां से बनता है बेटा? नादरा ऑफिस से बनता है। तो लिहाजा इसी तरह बिजनेस का भी कोई नादरा ऑफिस होना चाहिए। तो लिहाजा जो कंपनी का बेटा नादरा ऑफिस होता है ना वो SECP होता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये SECP कहलाता है, ये कंपनीज का नादरा ऑफिस है। अब वहां पे जारी बात है आप जाते हैं, आपने एक कंपनी रजिस्टर करानी है, अब कंपनी का एक अब्बू है जिसको हम शेयर होल्डर कहते हैं, अभी फिलहाल ये समझें कि एक ही अब्बू है, वरना कंपनी के केस में एक से ज्यादा अब्बू होने चाहिए। खैर, तो कंपनी का शेयर होल्डर है, कंपनी का अब्बू है, वो जाता है SECP और कहता है जी ये मुझे बिजनेस रजिस्टर करके दें जो मेरे से सेपरेट हो, मुझे इसका आईडी कार्ड बना के दे। तो वो सबसे पहले नाम पूछेगा, फिर शेयर होल्डर का नाम पूछेगा, एड्रेसेस वगैरह पूछेगा। और अब मुझे एक बात बताएं बेटा, क्या कंपनी या बिजनेस का कोई फिजिकल स्ट्रक्चर होता है? नो सर। जाहिर बात है, मुजम्मिल का एक फिजिकल स्ट्रक्चर था, मुजम्मिल का एक फिजिकल स्ट्रक्चर था, उसने देख के वेरीफाई कर लिया कि ये इंसान है, ठीक हो गया। यस। लेकिन कंपनी का कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, वो कैसे वेरीफाई करेगा कि ये एक इंसान है? तो लिहाजा देखो, मुजम्मिल के केस में उसने कुछ बातें उसके अब्बू से पूछी, कुछ बातें उसने देख के वेरीफाई की, मतलब नाम, वालिद का नाम, एड्रेस वगैरह आपके अब्बू से पूछ लिया, बाकी चीजें उसने आपको देख के वेरीफाई कर ली। जबकि कंपनी के केस में वो सारा कुछ कंपनी के अब्बू से पूछेगा, मतलब उसका नाम शाम सारा कुछ, और उसका फिजिकल स्ट्रक्चर भी उसके अब्बू से पूछता है, जो कि उसका अब्बू 2 डॉक्यूमेंट में लिख के देता है जिसको मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं, MOA एंड AOA। ये वो 2 डॉक्यूमेंट होती हैं जो बेटा किसी भी कंपनी का स्ट्रक्चर बता रही होती हैं कि ये कंपनी कैसी है, इसके कितने हाथ हैं, कितने पैर हैं, कितनी आंखें हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो लिहाजा हमें पता चला कि एक नेचुरल इंसान में, मुजम्मिल में और कंपनी में कोई ज्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं है, सिवाय एक चीज के। वो चीज क्या है? वो है नेचुरल और आर्टिफिशियल होना। मुजम्मिल एक नेचुरल पर्सन है जबकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। मुजम्मिल के पास आईडी कार्ड है? यस सर। कंपनी के पास भी आईडी कार्ड है। मुजम्मिल के अब्बू हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। कंपनी के अब्बू भी हैं, कंपनी भी अल्हम्दुलिल्लाह का है, आपको नहीं सुनाई देगा। अच्छा, क्या मुजम्मिल के किसी काम के लिए अब्बू रिस्पॉन्सिबल हैं? नो सर। नो सर। इसी तरह कंपनी के किसी काम के लिए उसके अब्बू भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्या मुजम्मिल इस टाइम आईडी कार्ड ले सकता है, सिम कार्ड ले सकता है अपने नाम पे? यस सर। यस सर। इसी तरह कंपनी भी अपने नाम पे सिम कार्ड ले सकती है। क्या मुजम्मिल अपने नाम पे बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है?
Yes, sir. sir. इसी तरह कंपनी अपने नाम पे बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है। क्या मुजम्मिल किसी के ऊपर केस कर सकता है? Yes, sir. Yes, sir. इसी तरह कंपनी भी किसी के ऊपर केस कर सकती है। भाई जो राइट मुजम्मिल के पास है वो कंपनी के पास मौजूद है। Yes, sir. समझ आई? तो लिहाजा बस एक जगह पे डिफरेंस है कंपनी और मुजम्मिल के दरमियान, वो है नेचुरल का या आर्टिफिशियल का। मुजम्मिल एक नेचुरल पर्सन है जबकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आइए पढ़ते हैं कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स लॉ में क्या होते हैं। वो कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2017। मुजम्मिल का आईडी कार्ड नादरा एक्ट के अंदर बना था। कंपनी का एक्ट क्या कहते हैं, कंपनी का आईडी कार्ड कंपनीज एक्ट 2017 के अंदर बन गया। लीगल पर्सन है, मुजम्मिल भी लीगल पर्सन है भाई। Yes, sir. शाबाश। मुजम्मिल नेचुरल लीगल पर्सन है जबकि कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। क्या मुजम्मिल के अपने राइट्स हैं? Yes, sir. बस कंपनी के भी अपने राइट्स और लायबिलिटीज हैं। अच्छा, अब बेटा क्योंकि मुजम्मिल के पास दिमाग मौजूद है, ये खुद अपने फैसले ले सकता है, ऐसी बात है ना? Yes, sir. तो कंपनी का भी कोई ना कोई दिमाग होना चाहिए। तो कंपनी का दिमाग बेटा उसके डायरेक्टर होते हैं जो उसको चलाते हैं। तो लिहाजा मुजम्मिल अपने दिमाग से मैनेज होता है जबकि कंपनी अपने डायरेक्टर से मैनेज होती है। कोई भी लीगल पर्सन जो है वो कंपनी के अंदर शेयर्स ले सकता है। इनमें से कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स जो किसी को समझ ना आया हो, या अब तक की जितनी बड़ी एग्जांपल मैंने दी है इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो, वो अभी पूछ सकता है। सर आर्टिफिशियल पर्सन फर्स्ट वाला सर समझा दें। बेटा आर्टिफिशियल पर्सन से मुराद ये होता है, देखो नेचुरल फूल और आर्टिफिशियल फूल में क्या फर्क होता है? आर्टिफिशियल प्लास्टिक वाला होता है, नेचुरल होता है। नेचुरल होता है। सेम इस तरह एक नेचुरल इंसान जो है वो, देखो अब लॉ ने क्योंकि कहा है कि कंपनी एक पर्सन है, तो जाहिर बात है उसे फर्क करना पड़ेगा कि एक नॉर्मल पर्सन मतलब एक मुजम्मिल और एक कंपनी के दरमियान फर्क क्या है अगर दोनों ही पर्सन हो गए। तो मुजम्मिल एक नेचुरल पर्सन है, मतलब उसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस मौजूद है, उसका एक स्ट्रक्चर है, हार्ड मार्स का चंगा भला बंदा है, आप उसको देख सकते हो, छू सकते हो, फील कर सकते हो। जबकि कंपनी जो है ना वो एक इमेजिनरी पर्सन है, मतलब आर्टिफिशियल है, ओरिजिनल नहीं है, बाय नेचर नहीं क्रिएट किया गया बल्कि इंसान ने क्रिएट किया है। नेचुरल पर्सन कहते हैं जो नेचर क्रिएट करती है, जिसे अल्लाह ताला ने बनाया है। आर्टिफिशियल एक ऐसा पर्सन है जिसको लोगों ने बनाया है। समझ आई बात? यस सर। ओके, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब मैंने आपको बताया कि भाई मुजम्मिल का आईडी कार्ड उसके अब्बू ने क्यों बनवाया था? वो अपने लाइबिलिटीज वगैरह को बिल्कुल करना अपने चाह से रहे थे। सेपरेट करना चाह रहा था। सेम इस तरह जब कंपनी बनती है तो उसके भी अब्बू होते हैं, लेकिन कंपनी बनाई इसलिए जाती है ताकि अब्बू और कंपनी अलहदा हो। तो इस कंसेप्ट को कहा जाता है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल अपनी कंपनी एंटिटी से क्या मुराद है कि भाई देखो जो कंपनी होती है वो अपने ऑनर से अलहदा कंसीडर होती है, मतलब उसका अपना आईडी कार्ड है, अपने राइट्स है, अपने लायबिलिटीज हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके ऑनर क्या कर रहे हैं, या ऑनर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी क्या कर रही है। कंपनी जो है वो कंट्रैक्ट्स में इंटर हो सकती है अपने नाम के ऊपर, अब आईडी कार्ड है उसका भाई। कंपनी खुद कर्जे ले सकती है और खुद ही वापस करने होंगे, मतलब ये नहीं हो सकता कि भाई कंपनी ने कर्जा लिया और बाद में उसके अब्बू को पकड़ लो, जी आपका बेटा कर्जा ले गया मेरे से। उसका अब्बू कहता है कि भाई जाओ उसका शनाख्ती कार्ड मैंने बनवा दिया, मेरे सर से उतर जाओ, उसी से जाके लो, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा ही होगा ना मुजम्मिल कि अगर आप बैंक से कर्जा ले और भाग जाए तो क्या वो आपके अब्बू को पकड़ेंगे? नो सर, नहीं पकड़ेंगे। तो लिहाजा मुजम्मिल खुद लायबल होगा। कंपनी ऑन्स इट्स ऑन एसेट, मुजम्मिल जो है वो गाड़ी अपने नाम पे ले सकता है, यस सर, बिल्कुल उसका अपना एसेट होगा। सेम इस तरह कंपनी भी अपने नाम पे गाड़ी ले सकती है, वो उसका अपना एसेट होगा। कंपनी अच्छा मुजम्मिल किसी को उधार दे सकता है? यस सर, मिसाल के तौर पे मुजम्मिल ने आज अली को 2 लाख रुपए उधार दिए, अली पैसे वापस मुजम्मिल को करेगा या उसके अब्बू को जाके करेगा? मुजम्मिल को। सेम इसी तरह अगर कंपनी किसी को कोई उधार देती है तो वो पैसे कंपनी को वापस होने, ना कि उनके शेयर होल्डर को, उसके अब्बू को।
क्या Yes, sir. मुजम्मिल की कमाई के ऊपर टैक्स जो है वो मुजम्मिल खुद देगा या उसका अब्बू देगा? मुजम्मिल मुजम्मिल देगा। खुद देगा। मुजम्मिल देगा। तो सेम इस तरह कंपनी अपने टैक्स के ऊपर खुद पैसा देगी। इस तरह अगर मुजम्मिल कहीं पे मोटरसाइकिल पे जाते हुए वन व्हीलिंग करते हुए बीबिंग करते हुए चलान करवा बैठता है तो ये चलान खुद पे करेगा या उसका अब्बू करेगा? खुद पे खुद पे करेगा। करना खुद पे पड़ेगा। करेगा, तो खुद लायबल होगी वायलेशन के केस में। इसी तरह जो मुजम्मिल है उसको उसका दिमाग चलाता है, जबकि कंपनी को कौन चलाते हैं? उसके डायरेक्टर चलाते हैं। तो ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी का पर्सन का मतलब है। सिंपल से वर्ड में कहा जाए तो भाई एक बिजनेस या एक कंपनी अपने शेयर होल्डर से अलग होती है, ये तमाम काम कर सकती है, इसके तमाम राइट्स लायबिलिटीज होते हैं और अपने हर काम के लिए खुद लायबल होती है, इसका मालिक लायबल नहीं होता। एम आई क्लियर? यस सर। यस सर। अब ये एग्जाम्पल 1 पढ़े जरा सारे, इसको सारे डिटेल में पढ़े जरा। अच्छा बेटा एक बात और ध्यान में सुन ले कि हमारी जो मीटिंग का दौरानिया है ये 40 मिनट है, इसके बाद ये हमारी मीटिंग खत्म हो जाएगी, तो नया लिंक मैं दूंगा, आपने फौरन ज्वाइन कर लेना। सर ये बुक है आपके? जी बेटा सर थोड़ा सा रिवाइज कर दीजिएगा, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। जी हम करते हैं, बस मैं कह रहा हूँ ये एग्जाम्पल पढ़ ले, अभी मीटिंग एंड होने वाली है, तो नया लिंक दूंगा ना फिर उस